तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं रीसेंट सारा कंटेंट जो है जेई 2024 एस्पिरेंट्स के लिए ही बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम रचित को लेकर आए हैं अपने साथ, जो कि मेरे ही कॉलेज का एक फर्स्ट ईयर का ईपी का स्टूडेंट है। एंड इसकी जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। इनके जेई के अंदर भी 95 परसेंटाइल के प्लस आए हैं। तो एक बार मैं रचित से कहूंगा कि अपना इंट्रोडक्शन दे, ताकि हमारे व्यूअर्स को अच्छी तरह समझ में आ सके। So thank you Gaurav Bhaiya for inviting me to this session. So hello everyone, my name is Rachit Arora and I am currently in first year DTU. So मैं आप लोगों को आज अपने कुछ एक्सपीरियंसेस और टिप्स बताना चाहूंगा जो कि आपको जेई मींस 2024 में शायद हेल्प करे। Okay. So thank you, Rachit, for giving me your precious time. सो हम यहाँ क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? सो बेसिकली यार, आपकी परसेंटाइल कितनी थी जेई मेंस के अंदर? ठीक है, एंड उसमें आप ये बता देना कि जैसे जेई, जैसे अब जैसे जैसे पास आता रहता है ना जेई, तो प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ता है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो कैसे आपने उस प्रेशर को हम्म। टैकल किया? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा। तो मेरी जेई में अराउंड 95 परसेंटाइल आई थी 2023 जेई मींस में एंड उसके लिए मतलब प्रेशर तो था क्योंकि अच्छा हाँ। स्कोर करना है और एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब प्रेशर तो था बट उसको हम दो तरीके से डील कर सकते हैं, या तो हम स्ट्रेस में ही रहें या फिर उसको पॉजिटिवली लें कि उसको अपने काम के टुवर्ड जैसे अच्छे से पढ़ाई करें, मॉक टेस्ट दें और जो आपके को कुछ भी सोच रहे हो आपको अपनी फीलिंग्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करते रहो, और थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवीज और यूट्यूब वगैरह भी देख सकते हो क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। तो हाँ। तो मतलब बेसिकली जैसे लास्ट टाइम पर आपने पेपर्स को ज्यादा अटेम्प्ट किया था कि कोर्स को ज्यादा रिवाइज किया था? मतलब बेसिकली मैंने लास्ट लास्ट 30 डेज में तो मेरी यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें। मतलब उससे आपको अपने वीक टॉपिक्स पता चलेंगे और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चलेंगे। जैसे कि मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैं बहुत ज्यादा अपना ये सोचता था कि पहले मैं सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लूं, फिर मैं एक ही बारी मॉक टेस्ट दूंगा। तो उसी के चक्कर में मैं मॉक टेस्ट थोड़े कम दे पाया था। तो आप लोगों को ऐसे करना होगा कि पहले मॉक टेस्ट दो, आप उसके थ्रू थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी होगी, उसके थ्रू आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे, फिर आप उन पे ज्यादा ध्यान दो। हाँ, तो मतलब जैसे रचित ने बताया, मैं एक बार थोड़ा इलाबोरेट कर देता हूँ। बेसिकली मतलब ये है कि आपको हार्ड वर्क से ज्यादा यार स्मार्ट वर्क पर थोड़ा ध्यान देना होगा। एंड जो मॉक टेस्ट वो कह रहा है, वो नेशनल टेस्ट अभ्यास एक जेई का भी एप्लीकेशन है। आप उस पर भी दे सकते हैं। उसका एक मैंने ट्यूटोरियल भी अपने चैनल पर डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। वरना जनरली इंस्टीट्यूशंस में भी लेते ही है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो यही थी। एंड अब हमारा थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम। यार, काफी स्टूडेंट सोचते हैं, वो एक टारगेट सेट कर देते हैं कि यार हमें ना 50 क्वेश्चंस करने हैं, 60 क्वेश्चंस करते हैं। एंड देन उसके बाद अगर पेपर में हम सपोज बैठते हैं, वहां पे अलग एनवायरनमेंट होता है। जब फर्स्ट अटेम्प्ट हम देते हैं ना, हमने 30 क्वेश्चंस हुए या 35 क्वेश्चंस हुए, तो कुछ क्वेश्चंस ना बाकी के क्वेश्चंस में गेस वर्क कर देते हैं। तो अब इसमें हमें क्या मतलब हमारे हिसाब से इनपुट रहना चाहिए? क्या हमें गेस करना चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स को जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही करने चाहिए? हाँ, तो मेरे हिसाब से तो गेस वर्क तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके चक्कर में होता क्या है, जो आपने ढंग से अटेम्प्ट करे हैं तो नेगेटिव मार्किंग काफी हो जाती है और आपकी रैंक बहुत ड्रास्टिकली गिर सकती है। तो गेस वर्क तो मतलब इसमें नहीं चलता क्योंकि वो ऑप्शन भी थोड़े ट्रिकी बनाते हैं। तो गेस वर्क मेरे हिसाब से बहुत बैड डिसीजन रहेगा। आपको जितना आता है आप उतना ही सॉल्व करो और बस उस पे ही मतलब ज्यादा स्ट्रेस मत लो। अगर आपने गेस वर्क करा तो मतलब वो सही भी हो सकता है बट मोस्टली चांसेस हैं कि वो गलत ही होएगा। अगर हम इसमें इस सिचुएशन को ऐसे देखें कि एक क्वेश्चन के अंदर चार ऑप्शंस है, हमें ये पता लग रहा है कि दो ऑप्शंस तो उसमें से हो ही नहीं सकते आंसर, एंड दो ऑप्शंस में हमें गेस वर्क करना है, तो हम आई थिंक मेरे हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप क्या कहते हैं इस बारे हाँ में? हाँ, तब कर सकते हैं जैसे आप चार में से आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए कि ये तो नहीं हो सकते। देन अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है तो उसमें आप एक बारी को कर सकते हो। लेकिन तब तब भी वो जब आपने एक बारी उसको टॉपिक पढ़ रखा है और आपको मतलब ऐसा नहीं कि एकदम हाँ। कुछ आइडिया ही नहीं है उसका, वैसा नहीं कर सकते। हाँ, मतलब अगर आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आपको क्वेश्चन स्किप हम्म। करना बेटर रहेगा। एज कंपेयर कि आप उसमें गेस वर्क कर देंगे, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी एंड आपकी परसेंटाइल गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो बेटर है कि आप लोग गेस वर्क ना ही करें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि जेई मेंस के ऊपर, जैसे हम, आपने भी जेई मेंस दिए, मैंने भी जेई मेंस दिए, लास्ट टाइम पर किस चीज पर आपने सबसे ज्यादा फोकस किया था अपने हिसाब से? क्या वो कोर्स कंप्लीशन पर होगा, या फिर जो जितना टॉपिक किया है उसी को स्ट्रॉन्ग करना होगा? इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर देना, ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा सही समझ आ जाए। देखो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जैसे अब मैं फिजिक्स की बात करूं तो वो मेरे टाइम पर काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आए थे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। हम्म, तो सरफेस लेवल की ज्यादा चीजें पूछी थी, कुछ डेप्थ में नहीं पूछा था। तो मेरे हिसाब से फिजिक्स में तो आपको कोर्स कंप्लीशन पे करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी रैंक भी बढ़ाएगी, क्योंकि काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे फॉर्मूला बेस्ड। और केमिस्ट्री में भी सेम है, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पॉलीमर्स, ये सारे बहुत स्कोरिंग चैप्टर हैं, इनके बहुत अच्छी वेटेज के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आप उन्हें ढंग से करोगे तो वो आपको मतलब आपकी रैंक ही बढ़ाएगा। हाँ, जैसे अब मैथ्स हो गया, उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है चैप्टर्स पे। तो उसमें मेरे हिसाब से आप जितना हो गया उस पर ही ध्यान दो तो ज्यादा बेटर है, और प्रैक्टिस करते रहो। बट जो आपने उसमें कर लिया, मेक श्योर करो कि उसका कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे वो हो जाए। मतलब उसको थोड़ा अच्छे डेप्थ में ही करना। अगर चाहे आपने कम ही चैप्टर्स क्यों ना करे हो मैथ्स में, लेकिन अगर आप हाई हाई यील्ड वाले टॉपिक्स करोगे खाली, और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, तो आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। मतलब मैथ्स में थोड़ा डेप्थ में हमें करना चाहिए, एंड फिजिक्स में अगर हम्म। हम बेसिक फॉर्मूलाज, एंड केमिस्ट्री में भी जितना मैंने देखा है, फॉर्मूलाज हमें काफी अच्छी तरह पता होने चाहिए। इनफैक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो काफी आते हैं। इन साल तो काफी सारा हम्म। सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है जेई के अंदर। उसकी भी डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। वहां पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कौन कौन से सिलेबस रिड्यूस हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स कम हो चुके हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। आपने कुछ टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट बता ही दिए कि ये हो सकते हैं, हाँ। लेकिन अपने टाइम पर हम्म। आपने कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स करे थे जो कि जेई के पेपर से पहले आपको पता थे कि ये इंपॉर्टेंट है और ये मुझे हम्म। करने हैं? पेपर के बाद तो खैर एक अच्छा। आइडिया जाता है, लेकिन पेपर से हम्म। पहले हम्म। आपको कौन कौन से ऐसे हम्म। टॉपिक्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में? ज्यादा नहीं, कुछ कुछ टॉपिक्स अगर हम्म। आप बताएंगे तो। हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे मैथ्स में मेरे हिसाब से ये मैंने तो 9 चैप्टर्स की लिस्ट है, ये मैंने बना रखी थी अपने टाइम पे, हमारे टीचर्स ने बताई थी कि हम्म। इसमें इसमें ये चैप्टर्स डुएबल भी हैं, और इनके क्वेश्चन जनरली मतलब कर सकते हो आप। तो हैं जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, दूसरा आपका वेक्टर हो गया, थर्ड 3D, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल थ्योरम, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और सर्कल्स। हम्म। तो ये 9 चैप्टर्स हैं, अगर आप इन्हें ढंग से कर लोगे तो आपके आराम से 13 to 14 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जो कि बहुत अच्छी है मैथ्स में, बहुत इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करना। एग्जैक्टली, अगर 13 क्वेश्चंस के हिसाब से भी हम चलते हैं, देन 52 मार्क्स बन जाते हैं। अगर आपने सिर्फ 13 ही करे, जो आपको श्योरिटी आते थे, then आपकी नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, एंड आपके 52 मार्क्स भी बन जाएंगे। 4 या 52 मार्क्स बनेंगे। यस यस। और अब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में? और फिजिक्स में तो मैं कहूंगा कि मतलब फिजिक्स तो मैं सही में कहूंगा कि सारी इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ के मत जाना। एटलीस्ट सबके फॉर्मूले तो देख ही जाना, क्योंकि काफी फॉर्मूला बेस्ड ही आई थी पिछले साल फिजिक्स, तो अभी भी यही ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। लेकिन आप प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो कि जैसे आप पहले 12th वाले टॉपिक्स करना, जैसे और पीछे से स्टार्ट करना हो सके तो, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर्स, उसकी भी काफी वेटेज रहती है। हम्म। तो और उसके बाद 11th में मूव ऑन करना। और सेम केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली रिवाइज करना, चाहे तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है और कुछ होता नहीं है उसमें, फैक्ट्स ही हैं खाली। आपको याद है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो सिंपल सा है उसको, लेकिन रिवीजन आपको डेली करनी पड़ती है। या तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो जिसको आप अपने ऐसे स्टडी टेबल के आगे लगा लो, तो आपकी आंखों से रोज ऐसे आंखों के सामने देखोगे तो आपको धीरे धीरे याद हो ही जाएंगे वो। ऑल राइट, ऑल राइट। तो मतलब रचित ने जितना हमें बताया है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के, ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, इररिस्पेक्टिव कि इन टॉपिक्स में से हो सकता है कुछ टॉपिक्स आप कट चुके हो, क्योंकि इस साल मेजर चेंज आया है। उसके लिए आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, वरना डायरेक्ट एनटीए की वेबसाइट पर जाकर सिलेबस को चेकआउट कर सकते हैं। ये हमने एक्सपीरियंस रिलेटेड वीडियो शेयर किया था। एंड इस ये काफी चीजें मैं भी आपको बता सकता था, लेकिन बेसिकली रचित को इनवाइट करने का यही तरीका था, क्योंकि हर साल जेई का ट्रेंड चेंज होता है। मैंने जेई 2022 दिया था, एंड ही हैज गिवन जेई 2023, तो उसको उस हिसाब से पता है। इस वजह से बेसिकली उसे इनवाइट किया गया है। चैप्टर से रिलेटेड आप आराम से चेक कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लास्ट डेज के बारे में हमने काफी बात कर ली, कि मतलब क्या क्या टॉपिक्स करने चाहिए, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि आपने अपने टाइम पर कौन सी ऐसी लास्ट टाइम पर मिस्टेक करी होगी? अब ये पूरे रूटीन में आ सकती है,
कि आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं था, या आपने क्या चीज यहाँ पे गलत कर दी, क्या आपको ऐसा करना चाहिए था। तो अपनी कुछ मिस्टेक्स के बारे में क्लैरिफाई कीजिए, ताकि जो हमारे व्यूअर्स है वो थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ भाई अब मुझे ये वाली मिस्टेक्स अपने टाइम पर नहीं करनी है। जैसे कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी कि मैं मैथ्स में, मैंने जैसे जैसे पहले की बताया मैंने कि मैं मैथ्स में कोर्स कंप्लीशन की तरफ ज्यादा भाग रहा था, जबकि मेरे को ये जो टॉपिक्स दिए थे ये तो मैंने कर ही लिए थे, बट मैंने इनको इतनी डेप्थ में नहीं करे थे। तो मैं सोच रहा था कि मैं और कर लूं, तो उसी चक्कर में मैं एक तो मॉक्स कम दे पाया, जिसकी वजह हाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक्स देना, तो उसके एनालिसिस भी वही आपको मतलब क्रूशियल पार्ट है आपकी हाँ प्रिपरेशन का। और दूसरी बात मतलब मैंने क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस किया मैथ्स में और क्वालिटी पे नहीं किया, तो उसी वजह से एग्जाम में जो टॉप चैप्टर्स थे जिनके क्वेश्चन आए भी थे हाई वेटेज में, उनमें से कुछ कुछ के मैं कर भी नहीं पाया, जबकि मैं उनको सोच रहा था कि वो मेरे अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। तो उसकी वजह से मेरी परसेंटाइल पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा। तो फिर बाद में मेरे को रिग्रेट हो रहा था कि जो इतना मैंने किया है उसी को ही डेप्थ में थोड़ा अच्छे से पक्का कर लेता, तो मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर हो जाते। लेकिन मैंने सोचा कि बाकी टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस आते ही हैं, तो वो भी कोर्स कंप्लीशन के जो वर्ड्स दौड़ता रहा मैं, तो इसलिए थोड़ा मेरे को वो फर्क पड़ा। ओके। तो और यही है। और दूसरी बात, अपनी स्लीप साइकिल बहुत मतलब कोशिश करना कि ठीक रखो, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी आपको सुबह की शिफ्ट भी मिल सकती है, और तो सुबह की शिफ्ट में फिर आपको अगर स्लीप साइकिल ही आपकी ठीक नहीं है और रात को नींद नहीं आएगी, तो फिर आपको सुबह एग्जाम में दिमाग नहीं चलेगा और बहुत आप ब्लैंक फील करोगे एग्जाम में, फिर स्ट्रेस होगा बिन बात का। हाँ मतलब ये वाली चीज तो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, अपने टाइम पर भी मैंने फेस करी थी स्लीप साइकिल वाली चीज। एटलीस्ट मैं तो प्रेफर करूंगा कि एक दिन पहले तो आप बिल्कुल अपना सिलेबस पर भी लाइट ध्यान दे, एंड माइंड को एकदम काम रखना होता है, तभी जेई का एग्जाम जो है काफी अच्छा रहता है। एंड इसके अंदर एक सजेशन मेरी तरफ से रहेगा कि आप घर पर 3 घंटा ना लैपटॉप के आगे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट देने की, क्योंकि वहां पर आपको 3 घंटे ही बैठना होता है। तो कुछ कुछ स्टूडेंट सीधा वहीं जाकर फर्स्ट टाइम बैठते हैं ना, तो उन्हें काफी ज्यादा इश्यूज होने लग जाते हैं। भाई नींद का भी इशू हो जाता है, किसी किसी के बैक पेन हो जाती है, अलग अलग इश्यूज होने लगते हैं। तो ये और काफी। मॉक्स की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे मैंने देखा है वो मॉक्स देते रहते देखते रहते हैं और कहते हैं एनालिसिस लास्ट में करेंगे बाद में करेंगे, तो वो तो कुछ फायदा ही नहीं है। तो आपको जैसे ही मॉक आपका खत्म हुआ, आपको एनालाइज करने हैं सारे आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं। एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रचित ने अभी बताया, क्योंकि एनालिसिस से हमें पता भी लग जाता है। एंड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि जेई वाले ना ज्यादातर पीवाईक्यू बहुत उठाते हैं। आप एक बार पेपर को देखोगे ना, पीवाईक्यू बहुत उठाएंगे जेई वाले। आई थिंक रचित भी एग्री करेगा इस बात से कि ना। 100% पीवाईक्यूज बहुत रिपीट होते हैं, मतलब हमारे टीचर के नोट्स से, और क्या नाम है जो हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, ये दोनों चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लास नोट्स और पीवाईक्यूज। हाँ तो ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस कंप्लीट सेशन के अंदर हमने ज्यादातर सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी है। रचित ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। रचित ने लास्ट ईयर ही जेई मेंस दिया है, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत क्रूशियल रहेगा आप सबके लिए। एंड अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आप अपने हिसाब से कोई एडवाइस दे दीजिए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप नियरली अबाउट 1.5 मंथ्स बचे हैं, जनवरी लास्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो एक बार आप अपने हिसाब से कोई एडवाइस दे दीजिए, ताकि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आई नो अभी बहुत प्रेशर होगा आप लोगों पे, तो लेकिन ज्यादा स्ट्रेस मत लो। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आपको पेपर डुएबल लगेगा, ज्यादा टफ नहीं आता मींस का पेपर। तो और क्वेश्चंस मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द पेपर। बट हाँ, ऐसा है कि जैसे मतलब आपने केमिस्ट्री का सेक्शन खोला, आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड नहीं आया, थर्ड नहीं आया, फोर्थ नहीं आया, तो उसमें ऐसे घबराना नहीं है। हो सकता है ऐसा कि स्टार्टिंग के थर्ड या तीन हाँ चार क्वेश्चन लगातार लाइन में नहीं आए, तो उसमें बहुत सारे लोग ना ऐसे ब्लैकआउट हो जाते हैं कि हाँ अब क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं। तो आपको उस समय अपना काम मेंटेन करके रखना है, और जो आपको आता हो पहले वो करो, क्योंकि उसके बाद फिर जब आप वापस उन क्वेश्चंस पे आओगे वो आपको स्ट्राइक हो जाएंगे, ऐसा होता है। तो आपको जो पहले आता हो उतना ही करना, और अगर कोई तीन चार क्वेश्चन लाइन में ना भी आ रहे हो तो घबराना मत, सबके साथ ही सेम हो रहा होगा, और वो बाद में आपको आ ही जाएंगे। जो आपको पहले क्वेश्चन आते हैं आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना। और बाकी नींद तो प्रॉपर लो ही, अपनी स्लीप साइकिल अच्छे से सुधार लेना। और बाकी आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा हो तो अपने पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड्स से बात कर लो जो आपको सपोर्टिव फ्रेंड्स हो, और मतलब ऐसे ज्यादा बर्डन मत लेना, हो ही जाता है। हाँ। तो मतलब जैसे रचित ने कहा, सबसे यार इसमें ना पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना स्ट्रेस वाली चीज होती है। उस टाइम पर ना हमें सबको लगता है यार बस पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन बाद में जाकर, रचित फर्स्ट ईयर में, मैं सेकंड ईयर में हूँ, हमें पता है कि उस टाइम पर यार इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए था।
जो लोग काफी स्टूडेंट्स आप अपने साथ देखना स्ट्रेस नहीं लेते ना और काम रखते हैं, वो जेई मेंस में ग्रो करते हैं, बहुत अच्छी परसेंटाइल आती है। हमारे साथ का हमारे बैच में भी थे स्टूडेंट्स, वो ना आराम से पढ़ते थे बिल्कुल, और लास्ट टाइम पे उनकी परसेंटाइल हमसे भी बेटर आ रही होती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, ये छोटी छोटी चीजें, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप साइकिल, डाइट भी इसमें इंक्लूडेड हो जाता है, क्योंकि हमें बैठे बैठे ही पढ़ना रहता है। एंड उसके बाद कि अपनी चीजों को, फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, बेट फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स सबके साथ, ताकि क्या, अपने अंदर ना काफी ज्यादा फिर इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं हम, वो चीज आगे कॉलेज में भी हमें काफी ज्यादा परेशान करेगी। तो आज के कंप्लीट सेशन में हमने यही डिस्कस किया था। थैंक यू रचित, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया हमें यहाँ पे पूरा आकर। थैंक यू सो मच थैंक यू भैया फॉर इनवाइटिंग मी। इन दिस सेशन। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग आउट।